सो द राइट आंसर इज होम डिलीवरी। सो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। थर्ड में 6 में से आपको 5 करने हैं और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। देखिए बेटा, मेरी एडवाइस आपको ये है, हर क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है, तो आप पहले वही एमसीक्यू करिए जिसमें आपको पूरा श्योरिटी है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप पेपर में लिखे, ठीक है, तो आपको कैसे एमसीक्यूज को लिखना है, ये अभी फर्स्ट पार्ट के बाद मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्टिंग गुड्स एक्सेट्रा आर ऑल कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। तो आप इसको पेपर में कैसे लिखेंगे? आंसर 3 लिखा आपने, फर्स्ट पार्ट, एंड राइट आंसर इज सी, ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, कई बच्चे क्या होता है पेपर में सिर्फ सी लिख देते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट सी, ड्यूरेबल गुड्स नहीं लिखते। सो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। जब सीबीएसई वैल्यूएशन होता है पेपर, तो यू शुड राइट फुल आंसर लाइक दिस। नाउ सेकंड इज, which of the following is not an example of non store retailing? नॉन स्टोर रिटेलिंग के 3 एग्जाम्पल हैं, एक नहीं है, वो आपको अगेन आइडेंटिफाई करना है। द राइट आंसर इज प्रोडक्ट सोल्ड इन मदर डेयरी स्टोर्स। ये नॉन स्टोर रिटेलिंग का एग्जाम्पल नहीं है, राइट। नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है? जहाँ पे वो गुड सेल किए जाते हैं किसी स्टोर में, वहां कोई स्टोर नहीं होता, कोई फिजिकल स्पेस नहीं होता। जैसे ऑनलाइन सेलिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। Okay, third, the blend of straight floor and diagonal floor layout is called as spine layout बोलते हैं बेटा। फोर्थ, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं, इट हेल्प कस्टमर लोकेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर है साइनेज एंड ग्राफिक्स। मैं लिख देती हूँ, आप कॉपी कर सकते हैं, ऐसे लिखना है इसमें, ठीक है। So this way you should write. ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको स्किप करिए। फिफ्थ पार्ट, द ISO specified symbol for the first aid kit is, the right option is C, red cross on a white background। ये है। Okay, after this, which of the following is a basic functional principle of a retail store? Sell the products। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 6 में से 5 करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। यहाँ रॉ मटेरियल एंड मशीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा कौन सा जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर का टाइप नहीं है, ठीक है। सो चारों ऑप्शन में से द राइट ऑप्शन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Then third, smell, touch and sound are termed as sensory inputs. Fourth, which of the following is again not an element of visual merchandising used by visual merchandisers? So the right answer is baskets. Okay, ये आपके 4 parts थे। Fifth, the main function of administration merchandiser is, so it is managing site and location। 6 में fill in the blanks है, merchandiser must source the product according to the latest trends and season। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें 6 में से आपको 5 करने हैं। गिव द फुल नेम ऑफ दिस एक्ट। PSARA, पूरा आपको इसका फुल फॉर्म लिखनी है। तो इट इज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट। लेट मी राइट इट फॉर यू। प्राइवेट सिक्योरिटी एंड एजेंसी रेगुलेशन एक्ट। Part 2. As per the physical fitness standards, the security guard should be able to run 1 kilometer in 6 minutes.
The guard employed by businessmen and entrepreneurs they are private security guards. Then fourth में आपसे पूछा है which care is provided to the insured person and his family members from the day they enter insurable employment. So the right answer is medical care. Name any 4 methods of material handling. तो ये डिटेल वीडियो में भी इसमें कराया हुआ है. It is lifting, holding, right, putting down, pushing, pulling, तो कोई 4 ही आपको बताने हैं. You can note down any 4. 6th part, which of the following is not an equipment used in housekeeping? So it is forklift. Now section B. ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है एंड ये आपके 6 to 10 बेटा 5 क्वेश्चंस हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से 3 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. राइट एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ गुड फीडबैक इन कम्युनिकेशन. गुड फीडबैक के पहला कंपोनेंट है इट शुड बी हेल्पफुल, राइट, specific, then timely and polite. List out the 4 steps for effective time management. तो organize, क्वेश्चन नंबर 7 है ये. Prioritize, right, control and track. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन थेफ्ट टू कंप्यूटर एंड वायरस इन कंप्यूटर. थेफ्ट का मतलब क्या होता है? स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी, फिजिकल आइडेंटिटी एक्सेट्रा. और वायरस क्या होता है? वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो आपके डेटा को डैमेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डैमेज कर सकते हैं. तो मेजर टाइप ऑफ वायरस एग्जांपल मैं लिख देती हूँ. ये हो गए वॉर्म्स एंड ट्रोजन, ठीक है. और अगर आपको थेफ्ट का एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हो सॉफ्टवेयर पायरेसी, सो व्हाट आर थेफ्ट. अगर आपको आंसर लिखना है तो यू कैन राइट डाउन थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, और एंड वायरस आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. स्टेट द 4 मिसकंसेप्शंस और मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. सो एक तो पहला मिसकंसेप्शन है कि हर बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक, ठीक है. सेकंड मिसकंसेप्शन है पर्सनल नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. ये भी गलत मिसकंसेप्शन है. ये भी मिसकंसेप्शन है कि लोगों को बहुत पैसे की जरूरत होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. थर्ड मिसकंसेप्शन क्या है कि पर्सन्स हैविंग अ बिग बिजनेस वो ही एंटरप्रेन्योर होते हैं, जिनके बिग बिजनेस है उन्हीं को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. और फोर्थ मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योर्स दे आर बोर्न नॉट मेड. सो मिसकंसेप्शन या मिथ बोलिए तो ये 4 मिसकंसेप्शंस है. मैं एक बारी बोल देती हूँ दोबारा ताकि आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. फर्स्ट, एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक. सेकेंड, person needs a lot of money to start a business. Third, persons having a big business is an entrepreneur. Fourth, entrepreneurs are born, not made. Let's come to the question number 10. Write your views to protect life on land as an important step towards sustainable development. तो आपको अपने व्यूज बताने हैं कि आपको जो यू हैव टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन लैंड, ये क्यों जरूरी है, ठीक है. देखो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रीज काटे जा रहे हैं. सो
पेड़ काटने की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है ना, एंड आपकी लैंड जो है वो सुटेबल नहीं रहती है कल्टीवेशन के लिए। सो स्टेप्स चाहिए टू प्रोटेक्ट दी लाइफ ऑन द लैंड। और कौन से हैं, आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाइए, एंड कंजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स। लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और एनिमल्स के लिए जो इनके नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट है वो भी आप डिस्ट्रॉय हो जाता है साथ में फिर, तो उसको कंजर्व करना है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट इस तरह करनी चाहिए कि आज की जनरेशन ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन भी उस डेवलपमेंट का फायदा उठा सके। डेवलपमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी ना मिले। नाउ 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। क्वेश्चन 11, लिस्ट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन के, कि कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करें शॉर्ट टाइम में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर इन शॉर्ट टाइम। सेकेंड, डिलीवर द गुड्स at a least cost, again at a least cost. थर्ड हो सकता है आपका टू रिड्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग। फोर्थ आप लिख सकते हैं टू इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टिंग। यहाँ स्पेस नहीं है बेटा, तो इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर एटमॉस्फेयर इन अ गुड स्टोर लेआउट। तो स्टोर एटमॉस्फेयर का मतलब है, स्टोर एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोर की इमेज को क्रिएट करने में। स्टोर को एक पॉजिटिव एम्बियंस देना चाहिए कस्टमर्स को, ताकि जब भी कस्टमर उधर शॉपिंग के लिए आए उनको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगे, एंड ताकि इससे वो वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको स्टोर एटमॉस्फेयर के लिए, एम्बियंस के लिए क्या करना चाहिए कि स्टोर का जो लुक्स है इट शुड नॉट बी अ क्लटर्ड लुक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली, प्रोडक्ट्स जो है वो प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। फिर कोई बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए स्टोर में, और जितने भी फ्लोर, कारपेट्स, वॉल्स है, ठीक है, उसमें कोई भी स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। देन ड्रेसिंग रूम क्लीन होना चाहिए, और कस्टमर्स को अटेंड करना चाहिए प्रॉपरली, राइट। कस्टमर्स को डोंट अलाउ द कस्टमर्स इवन टू कैरी ईटेबल्स इनसाइड द स्टोर। आपने देखा होगा कि किसी आप स्टोर में जाते हैं वहां पे और आपके हाथ में कुछ, जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आपको बोलते हैं कि ईटेबल्स बाहर रखिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें। क्वेश्चन 13, एडवांटेजेस आपको बताने हैं, 2 एडवांटेजेस बताने हैं डायगोनल फ्लोर प्लान के। सो जो डायगोनल फ्लोर प्लान है इट फैसिलिटेट इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग का मतलब क्या है, अगर कस्टमर वहां पे प्लान करके नहीं आया खरीदना है, लेकिन डायगोनल फ्लोर प्लान इतना ढंग से सिस्टमेटिकली चीजों में को वहाँ अरेंज किया जाता है जिस तरह, तो लोग खरीद लेते हैं। और इसमें एक चीज और आप लिख सकते हैं कि लेटेस्ट और फैशन गुड्स मर्चेंडाइज शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। वहां पे आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। डायरेक्शनल साइंस ऑल्सो आपको लगाने चाहिए कि विच शुड गिव द लोकेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट। एरोज बना देने चाहिए, जैसे इधर ये वाला एरो देख के कस्टमर को समझ आ जाता है कि नाउ वन विल मूव टू दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वहां पे ये सामान है। तो ये एडवांटेजेस है। सो इट फैसिलिटेट इम्पल्सिव बाइंग। Also, directional signs should give the location of other department. Or next point you can write, it enhances or improves shopping experiences. Now question number 13 हो गया, 14 पे आते हैं। What do you understand by merchandising planning? Merchandising planning क्या है
एम क्या है मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग का? एम है टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट थ्रू प्लानिंग सेल्स एंड इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग का मतलब है कि आप प्रॉपरली सेल्स को प्लान करो, कितना स्टॉक होगा आपको स्टोर में रखना है उसको प्लान करो, ताकि आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। तो आपको सेल्स प्लान करनी है, आपको इन्वेंट्री स्टॉक प्लान करना है, ताकि प्रॉफिट्स आप इंक्रीज कर सको। दैट इज मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग। नाउ फिफ्थ, गिव द स्टेप्स टू डिटरमिन द राइट असॉर्टमेंट ऑफ मर्चेंडाइज। ओके, स्टेप्स में आपका है, पहले यू हैव टू असेस द टारगेट मार्केट। यहाँ पे सॉरी ये इधर का है, असेस द टारगेट मार्केट। फिर है यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा, आप पूरा लिख लीजिए। इंफॉर्मेशन, देन यू हैव टू एनालाइज द डेटा, and the last step is determining breadth and depth of merchandising offerings. To determine depth and breadth of merchandise offerings. Then what is mobile patrolling? Mobile patrolling का मतलब क्या है? Mobile patrol में visits are carried out on a client's property at irregular intervals. The number of visits per shift may have to be agreed with the client. तो you can just rewind the video. अगर आप लिखना चाहते हैं आंसर, whatever I am saying, if you want to note it down, you can again rewind the video little bit and can note the answer. So मोबाइल पेट्रोल में क्या होता है बेटा, जो क्लाइंट्स की प्रॉपर्टी है वहां पे विजिट प्लान की जाती है। सॉरी। Okay, now question number 17. Explain 4 problems faced in retail transportation. तो रिटेल ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लेबर स्ट्राइक्स, और लेबर स्ट्राइक हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम है। टेररिज्म, ठीक है, देन मेंटेनिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी, तो वो भी एक इशू है। फिर रिटेल ट्रांसपोर्ट क्रॉस बॉर्डर्स के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हो जाते हैं, राइट, एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑल्सो टू मैनेज इन्वेंट्री। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है अगर गुड्स का, अगर आप गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए बहुत सारे कस्टम क्लियरेंस चाहिए बिफोर यू सेंड दोज गुड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। सो ये सारे प्रॉब्लम है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन के। ये सारे मैंने डिटेल वीडियो में कवर किए हैं बेटा, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर डिटेल डेप्थ। सो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द लोकेशन ऑफ मर्चेंडाइज कैटेगरीज प्ले अ रोल इन नेविगेटिंग कस्टमर्स थ्रू द स्टोर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह कस्टमर्स जो है स्टोर में मूव करते हैं, जिस तरह गुड्स को वहाँ पे स्टोर किया जाता है, गुड्स को जिस तरह वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, रखा जाता है स्टोर में, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको जस्टिफाई करना है। देखिए, कस्टमर की अटेंशन गुड्स पे तब जाएगी, ठीक है, कस्टमर अटेंशन विल बी फोकस्ड ऑन द मर्चेंडाइज दैट द रिटेलर इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। सो ये बहुत जरूरी है कि जब भी रिटेलर को क्या है, कस्टमर का शॉपिंग पैटर्न को देखना है, नीड कि क्या कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, और उसके अकॉर्डिंगली गुड्स को जो है उनकी लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो गुड्स आगे कस्टमर के आगे रखे जाएं जो कस्टमर्स की बेसिक डिमांड जिन गुड्स के लिए रहती है, राइट। फिर रिटेलर्स को बहुत ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करना चाहिए, जैसे लाइटिंग देनी चाहिए, कलर्स देना चाहिए, म्यूजिक रखना चाहिए थोड़ा सा लाइट,
ताकि कस्टमर का शॉपिंग बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो. ओके. एंड स्ट्रैटेजिकली गुड्स को स्टोर में प्लेस किया जाता है ताकि कस्टमर का ध्यान उन गुड्स की तरफ जाए और कस्टमर उन गुड्स को खरीदे. सो आपका 17th हो गया. 19th, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग. विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? ये फाइनल स्टेज है. इट इज वन ऑफ द फाइनल स्टेज इन सेटिंग आउट अ स्टोर इन अ वे कस्टमर फाइंड अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग. सो आप कैसे कौन कौन सी चीजों को यूज करते हो विजुअल मर्चेंडाइजर in creating display. Excuse me, my throat is bad, so you have to bear with the video with a color, lighting, space, product information, sensory inputs. तो ये भी मैं डिटेल वीडियो में करा चुकी हूँ, इसलिए एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कर रही हूँ. आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं. नाउ एक्सप्लेन द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूनियर मर्चेंडाइजर. जूनियर मर्चेंडाइजर क्या करता है? ही इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, directing, coordinating, controlling, and now the last question. Housekeeping is an ongoing task. Write the role of effective housekeeping in a retail store. हाउसकीपिंग का अगर अच्छी तरह हाउसकीपिंग इफेक्टिव हाउसकीपिंग तो इट रिजल्ट इन रिड्यूस हैंडलिंग टू ईज द फ्लो ऑफ मटेरियल. ठीक है, मटेरियल इजीली फ्लो होते हैं और एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, फायर हैजार्ड्स डिक्रीज हो जाते हैं और efficient equipment cleanup. It leads to efficient equipment cleanup and maintenance. Effective use होता है space का. Employee, it also improve the morale, right? So better hygienic conditions हो जाती हैं, tools और material better way में control हो जाते हैं, property damage भी reduce हो जाता है. तो ये housekeeping का advantage है, effective housekeeping का. So for the questions relating to 17 and 21, ये मैंने डिटेल वीडियो में बहुत thoroughly अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है. ठीक है, and this is the pattern of the paper that you are going to expect in 2026 as well. तो इस साल भी आपका पैटर्न पेपर का यही रहेगा. आई होप अगर आप ये वीडियो को ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चंस को वीडियो के थ्रू, तो डेफिनेटली आपको पेपर में यू विल come to know कि how you are going to attempt the paper in the board exam. सेकेंडली पेपर का पैटर्न से अगर आप फेमिलियर होते हो कि कितने 1 मार्क के हैं, कितने 2 मार्क्स के हैं, कितने 3 मार्क्स के हैं, कितने 4 मार्क्स के हैं, तो यू कैन ऑल्सो देन प्लान स्ट्रैटेजिकली कि किस आपको कैसे क्वेश्चंस को चूज भी करना है, कितने 1 मार्क के ऑप्शंस हैं, कितने 2 मार्क्स के ऑप्शंस हैं. I will be coming up with more sample papers also in the upcoming video. Till then, stay tuned to my channel. Please, it's hit the like button, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो it gives motivation to the it really motivates me to make more content for you so that you can benefit from those content. Thank you for watching the video.